नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद सीमाओं पर अलर्ट। उत्तराखंड में चीनी सीमाओं पर भारतीय जवान मुस्तैद, हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। चीन के खिलाफ भारत की चौकस रणनीति पर कूटनीति तैयारी। पीएम ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत का आज दूसरा दिन। 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बात। सीएम त्रिवेंद्र भी रहे मौजूद। और 18 जून को होगी उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक। सचिवालय सभागार में बैठक प्रस्तावित। सीएम त्रिवेंद्र करेंगे बैठक की अध्यक्षता। काशीपुर में 2 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे। क्वारंटीन सेंटर में हुई है दोनों की मौत। और उत्तराखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। सितारगंज में बारिश ने बदला मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 18 जून को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सुबह 10:30 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी और चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक का प्रस्ताव रखेंगे। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में की जाएगी ये बैठक। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आप। तो सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। 18 जून को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। इस बैठक में तमाम अहम फैसले लिए जा सकते हैं और 10:30 बजे सचिवालय में होगी महत्वपूर्ण बैठक। चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक का प्रस्ताव रखेंगे और सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। लगातार देहरादून में बैठकों का दौर जारी है। लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और फिर ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक का प्रस्ताव रखेंगे। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 18 जून को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सुबह 10:30 बजे सचिवालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक का प्रस्ताव रखेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तमाम अहम मुद्दों पर रणनीति बन सकती है। तो ये देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या परिणाम सामने निकल के आता है। कल ये बैठक होनी है, 10:30 बजे ये बैठक होगी। चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक का प्रस्ताव रखेंगे और सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। देहरादून खबर आपको बता रहे हैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय सेना के मुताबिक भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं और इस झड़प में चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा। गलवान घाटी के पास सैनिकों में हिंसक झड़प। सेना के मुताबिक भारत के 20 जवान शहीद, चीन के भी 43 सैनिक हताहत। भारत और चीन सीमा पर मई के महीने से जारी तनाव अब बढ़ गया है। सोमवार की रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई। इस घटना में भारत के कुल 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से खटास आ गई है। अभी भी सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई ठोस हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। इसी बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में जिस जगह पर यह झड़प हुई है, वो जगह काफी दुर्लभ है। जहां पर झड़प हुई है वो गलवान नदी के पास का इलाका है। नीचे दिए गए नक्शे में जहां पर पहाड़ियों की चोटी है, उस जगह दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आए थे। चीनी सैनिकों ने चोटी के 200 मीटर के पास अपना कैंप लगाया हुआ था और वापस जाने को तैयार नहीं थे। जिस वक्त भारतीय सेना के जवान वहां पर पहुंचे तो दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। इस दौरान हाथापाई हुई, कटीले तारों वाले डंडों से एक दूसरे पर वार हुआ। इसी दौरान कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए।
और दोनों तरफ के कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए। कैसे हुई दोनों देशों के सैनिकों में झड़प? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रूम पर तनाव के बीच ये तय हुआ था कि 15 जून को सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी। कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना का दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी। लगभग 3 घंटे तक दोनों पक्षों में झड़प होती रही। इस हाथापाई में कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को गंभीर चोटें आई। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और फिर सेना ने चीन के इस धोखे का करारा जवाब दिया। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस झड़प में भारत के कुल 20 जवान शहीद हुए, जबकि समाचार एजेंसी एएनआई का कहना है इस घटना में चीन के 43 जवान हताहत हुए हैं। हालांकि चीन की ओर से इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। बहरहाल 1965 के बाद पहली बार भारत और चीन बॉर्डर पर इतनी बड़ी झड़प हुई है, जिसके बाद दोनों देशों में भारी तनाव है और भारतीय सेना दगाबाज चीन की हर चाल का जवाब तगड़े से दे रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और भारत और चीन के बीच जिस तरह से ये चल रहा है, लगातार विवाद फैला हुआ है और देश भर में इस विवाद को लेकर चीन के खिलाफ आक्रोश है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गलवान में चीन की चालबाजी और धोखेबाजी में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल और लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बने सभी बॉर्डर 180 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। हाल ही में आईटीबीपी ने लद्दाख में बॉर्डर पोस्ट पर 1500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की थी। पर हाई अलर्ट। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, लद्दाख में चौकसी। भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। लाहौल, स्पीति के पास चौकसी। लद्दाख में बॉर्डर पोस्ट पर 1500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चीन ने एक बार फिर से छलावा किया है। नियमित शांति वार्ता के दौरान चीन ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया है, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो शहादत दी और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे चीन को समझ आ जाना चाहिए कि भारत की सेना किसी का भी सामना कर सकती है। अब चीन की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। हमारे सैनिक निहत्थे थे, वे बातचीत करने गए थे, धोखे के साथ उन पर आक्रमण किया गया, लेकिन हमारे जवानों ने पराक्रम के साथ जवाब दिया। हमारे सैनिकों की शहादत और वीरता को नमन है। एक बार फिर चीन ने छलावा किया है और विश्वासघात किया है। जो नियमित रूप से जो शांति वार्ता चल रही थी और वहाँ पर हमारे सैनिकों पर जिस तरह से हमला किया गया, वो चीन ने एक तरह से 1962 को दोहराने का काम किया है। लेकिन हमारे सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी और जिस तरह से उन्होंने बदला चुकाया है, मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की गलतफहमी दूर होनी चाहिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध। हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य में 992 प्रवासी भाई बहनों तथा बच्चों को लेकर ठाणे महाराष्ट्र से लालकुआं हल्द्वानी के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें रवाना की गई हैं, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने सभी को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत और चीन सीमा विवाद पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही सेना का हौसला बढ़ाते हुए बॉर्डर सीमा पर तैनात जवानों को 1-1 इंच जमीन से चीन से लेने की बात कही। चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा। लद्दाख की गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पलानी, सिपाही कुंदन ओझा सहित हमारे 20 बहादुर शहीद हुए। उन्होंने अपने बलिदान से भारत माता को नमन किया, प्रणाम किया। हम अपने बहादुरों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दें। हम भारतीय सेना के साथ हैं। सारा भारत अपनी सेना के पीछे खड़ा है। हमारे दुश्मनों को एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि भारत, वो भारत जिसने 1971 में दुनिया के नक्शे पर वीरता की नई मिसाल कायम कर एक राष्ट्र का अभ्युदय किया, वो भारत जिसने 1965 की लड़ाई में इच्छोगिल नहर तक पाकिस्तान को खदेड़ा, वो भारत जिसने कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ा, वह अपनी 1-1 इंच जमीन चीन से वापस लेगा और सारा देश एकजुट होकर के अपनी सेना के पीछे खड़ा है। और खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुराचार मामले में सुनवाई करते हुए सीआरपीसी की धारा 161/164 में पीड़िता के बयान दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के साथ ही विवेचना की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित दायर याचिका कर कहा है कि साल 2010 से 2014 में छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के यहाँ काम करने के लिए भेजा था। और आपको बता दें, प्रणव पांड्या ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से की तो उसने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करा दिया। याचिकाकर्ता की मांग है कि इनका खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में इनके द्वारा संचालित की जा रही चार्जशीट पर यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए। कई बार उस लड़की के साथ 2010 और 2014 के बीच रेप किया, जबकि उसकी उम्र उस समय 14 वर्ष थी। इसको लेकर के 0 FIR दिल्ली में दर्ज हुई, वो हरिद्वार में ट्रांसफ़र होके आई। उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड बनाया गया, लेकिन महामहिम पांड्या जी इतने धनवान हैं और इतने धनाढ्य हैं कि पुलिस ने
इस सब के दरमियान जब तक कि वो उत्तराखंड हाई कोर्ट से स्टे नहीं लिया है, हरिद्वार पुलिस और पूरी विवेचना टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया। और नैनीताल में मंडलायुक्त अरविंद सिंह हयाकी ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे अवस्थापना विकास कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि फांसी गधेरा क्षेत्र का विकास सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में नैनी झील के 30 मीटर के उपरांत भूतल में पार्किंग, प्रथम तल पर गेस्ट हाउस और प्रथम तल की छत पर ओपन फूड कोर्ट निर्माण व प्राकृतिक सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य किया जाए ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को अतिरिक्त पार्किंग स्थल की सुविधा मुहैया कराया जा सके। कैफेटेरिया, इनकी सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं। अभी तो मैं सभी जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूं कि यहाँ पार्किंग की जो समस्या आती है वो हम उसका समाधान निकट भविष्य में कैसे कैसे कहाँ नए पार्किंग साइट्स डेवलप करते हुए कर सकते हैं। लोग ब्यूटिफिकेशन के एंगल से भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ क्या क्या चीज़ें कमियां लग रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। विशेषकर अगर नैनीताल के रेफरेंस से बात करेंगे तो हम सोचते हैं कि ठंडी सड़क फांसी गधेरे से जो यहाँ कलेक्ट्रेट, राजभवन, सेंट जोसेफ, सेंट मैरीज, इनके लिए जो गाड़ियाँ आती हैं उनको हम वहाँ पर रोक करके उनकी प्रॉपर पार्किंग और वहाँ पर रहने, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, इनकी सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं। और यह वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में जिला अधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश पर जिले के सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर क्षेत्रवार बांटा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य परीक्षण कराने के सख्त निर्देश दिए हैं, साथ ही निर्देशों का सख्ती से पालन होने के लिए भी कहा है। और खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला अधिकारी श्री सविन बंसल ने कैंप कार्यालय में खनन न्यास फाउंडेशन से विभिन्न विभागों को आवंटित की गई धनराशि से किए जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं कार्यों में गति लाकर उन्हें पूर्ण करें, साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्यों की प्रगति सूचना के साथ ही धनराशि उपभोग प्रमाण पत्र 1 महीने में जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। और काशीपुर में दिल्ली से आए एक युवक की होम क्वारंटाइन के दौरान
तो वहीं एक युवती की बीमारी के दौरान मौत हो गई। दोनों की मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों के घरों में पहुंचकर शवों का सैंपल लेकर कोरोना के जांच के लिए भेज दिया है। बता दें कि काशीपुर के जसपुर खुर्दे निवासी एक युवक का दिल्ली में इलाज चल रहा था, जो मंगलवार की शाम अपने घर लौटा था, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम क्वारंटीन कर दिया था, जिसकी आज मौत हो गई। वहीं काशीपुर के टांडा उज्जैन निवासी एक युवती का खांसी जुकाम को लेकर काशीपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उसकी मौत हो गई। कोविड-19 के नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर अमल किया जाएगा। हमको देवेंद्र सिंह 29 साल का लड़का है। वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली से कल शाम को यहीं अस्पताल में पहुंचा। जब रजिस्ट्रेशन कराने तो मुझे सूचना दी गई कि वो थोड़ा बीमार है, तो मैंने जहाँ तक उसको होम क्वारंटाइन करवा देने की राय दी और उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। तो यही सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि माइल्ड कार्डियक अटैक हो, लेकिन दिल्ली से वो आया है और मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात बताई उन्होंने, तो इसलिए हम शक के तौर पे उसका कोरोना की जांच करवा रहे हैं। और भले ही हाईकोर्ट की सख्त हिदायत हो कि तालाबों पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, पर इस सबको ताक पर रखकर कुछ दबंगों द्वारा लगातार तालाबों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और अधिकारी खामोश हैं। बता दें कि गणेशपुर में स्थित तालाब की कई बीघा जमीन पर एक निजी स्कूल द्वारा कब्जा किया जा रहा है और इतना ही नहीं, रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से बिना नक्शे के कई मंजिला इमारत भी खड़ी कर दी गई है। और इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान ही उसमें निर्माण कार्य भी जारी रखा गया है, जब सरकार ने किसी भी तरह के काम पर पाबंदी लगाई हुई थी। वहीं स्थानीय गणेशपुर के निवासी अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जब वर्षा होगी तो सारा पानी वर्षा होने पर उनके घरों में घुस जाएगा, क्योंकि स्कूल के मालिक ने कई बीघा तालाब के अधिकतर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ मोहल्ले वालों को बहुत परेशानी होती है पानी निकासी की। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो स्कूल है, इस पे अवैध निर्माण और अवैध भराव किया जा रहा है लगातार कई वर्षों से। मेरे पास एप्लीकेशन है, सब कुछ है। इनकी शिकायतें मैंने हाई कोर्ट तक भेजी, डीएम के यहाँ भी दी, कोई सुनने वाला नहीं है। आप दिखा सकते हैं पीछे भी सारा भराव रखा है। फिलहाल भी मलबा रखा हुआ है स्कूल में, उसको तालाब में धकेल देते हैं। और एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण महामारी के चलते इस भीषण गर्मी से भी ज्यादातर समय अपने घर में बिताने को मजबूर हैं, तो वहीं आज हुई मूसलाधार बरसात ने लोगों के चेहरे खिला दिए हैं। तापमान में भी खासी गिरावट आई है, जिससे आम जनजीवन को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि तराई में पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग बेहाल थे। भीषण गर्मी के साथ समय समय पर विद्युत कटौती भी लोगों की परेशानी बनी हुई थी, लेकिन आज मूसलाधार बरसात से तापमान में काफी गिरावट आई है। वहीं नगर पालिका सभासद पंकज रावत ने कहा कि बरसात को देखते हुए प्रशासन ने नगर के आसपास के नदी नालों को पहले ही दुरुस्त करा दिया है। नगर पालिका के सफाई कर्मी ड्यूटी पर लगे हैं। किसी भी वार्ड में नाली चौक नहीं होगी, जिससे जल भराव की समस्या पैदा हो। बरसात की पहली बारिश है और बहुत भीषण बारिश है। दिल बहुत खुश है और मैं नगर पालिका में हूँ और हमारे यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सब अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी जितने भी हैं सब चले गए हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया माहौल है, खुशी का माहौल है। पहली बारिश है। और लालकुआ हाथीखाना क्षेत्र में कई सालों से विद्युत विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां लोग इतने परेशान हैं कि इनकी पुकार कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस बस्ती का हाल इतना बुरा है कि विद्युत विभाग के तार लोगों के सर के ऊपर से निकल रहे हैं और मानव किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के लोगों ने विभाग को इस बात से अवगत नहीं कराया हो, वो कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को लगातार मिल रही है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लालकुआ संजय नगर हाथीखाना क्षेत्र में बजरी कंपनी में बंगाली कॉलोनी में राजीव नगर में तारों का मकड़ जाल इस कदर फैला है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। बिजली विभाग से बात होती है तो वो अपने एंगलों के लिए बात करते हैं कि आप अपने एंगल लगाइए, आप अपना पैसा खर्च करिए। तो सर, हमें सरकार से क्या उम्मीद कर रही है? सरकार हमारे लिए क्या
और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए मेरे साथ हमारा उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9